नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि हम रेगुलर फील्ड में जाते हैं और मछली पालक जो किसान भाई हैं उनसे मिलते रहते हैं, तो उनकी जो भी सवाल हैं आज हम उनके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं फिशरी के एक्सपर्ट मिस्टर दिलबाग सिंह जी। हमारे आज के सवाल हमारे अपने नहीं हैं, बल्कि ये वो सवाल हैं जो समय समय पर आप लोगों ने पूछे। हमने उनका संकलन किया और जवाब जानने का प्रयास किया। जब तालाब का निर्माण किया जाए तो किन किन सावधानियों का ख्याल रखें? देखिए सर, सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने उस एरिया की अच्छे से पहचान करनी है जहाँ पर आपने फिशरीज के लिए तालाब की खुदाई करनी है। आपने ये देखना है कि आपकी जो साइट है वो कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ फ्लड की मार हो, या आप जिस साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से उसकी निरीक्षण कर लें कि उसके कितनी डेप्थ पे मिट्टी चिकनी है, ठीक है। जहां रेत नहीं है, यानी कि बेड आप वहां छोड़ेंगे जहां पर रेत ना हो। तो उस बेड को ध्यान में रखते हुए आपने तालाब का निर्माण करना है, क्योंकि एक बार तालाब खुदने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि 5 फीट बाद 6 फीट बाद रेत आ चुका है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो शुरुआत में आपको तालाब में 5-4 जगह पे 5-4 पॉइंट बनाने हैं, वहां पर जेसीबी से छेद करवाना है, खड्डे बनवाने हैं, और आपने ये देख लेना है कि किस लेवल पे आके आपको बेड उचित और उपयुक्त नजर आ रहा है। उसके बाद तालाब की खुदाई करनी है। तालाब की खुदाई करने के बाद में जैसे हमने पानी छोड़ दिया है तो उसमें बिफोर सीडिंग के उसमें क्या क्या डालना चाहिए जी हमें? अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपका मिट्टी और पानी के सैंपल प्रॉपर तरीके से जांच हों। आपको पता हो कि आपके पानी का पीएच कितना है। ठीक, जिस एरिया से हम संबंध रखते हैं हमारी जमीन बहुत फर्टाइल है, हमारे यहाँ पीएच उचित ही मिलता है। इक्का दुक्का केस के अंदर पीएच के अंदर गड़बड़ाहट मिलेगी, वरना कहीं दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी पानी की जांच बहुत जरूरी है। अगर पानी का पीएच जो है वो उचित नहीं है तो आप उसके अंदर चूना डाल सकते हैं। याद रखें, यहाँ चूना कई तरह का आता है। एक डले वाला चूना है जिसको पानी में डालने के बाद उसके अंदर मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर से हीट निकलती है, पानी। अगर तालाब का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर लाइफ स्टॉक नहीं है तो आप इसके अंदर डले वाला चूना ही डालें, ताकि उसके अंदर जितने भी कीट हैं तालाब के अंदर उन सबका समूल नाश हो जाए। नंबर 1, पीएच ठीक हो जाए। उसके अंदर उसकी जो एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ हैं वो मछली के लिए फ़ायदेमंद है। तो लाइन का जो एप्लीकेशन करना है आपने वो डले वाले चूने का ही करना है शुरुआत में, जब लाइफ स्टॉक वहाँ नहीं डला। ठीक है। उसके बाद एक और बात का ध्यान रखें कि आपने उसके अंदर किस तरह का लाइफ स्टॉक डालना है। आप उसके अंदर जीरा डाल रहे हैं, स्पॉन डाल रहे हैं, या फिंगरलिंग साइज की मछली डाल रहे हैं, आपको पता हो। अगर स्पॉन डाल रहे हैं तो यहाँ पर गोबर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि हमने देखा है किसान भाई गोबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बहुत मेजर एक ड्रॉबैक है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो। गोबर ला लीजिए, या आप मानिए कि उसके अंदर पोल्ट्री का एक्सक्रीटा है या यूरिया है, ये सारे नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। जब तालाब में जाएंगे तो जो फॉस्फेट है वो इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स को बहुत ज़्यादा हवा देगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। जो फाइटोज हैं निकट भविष्य में हमारे लिए, हमारी मछली के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे, डीओ लेवल को कम करेंगे और मछली के लिए सफोकेशन की स्थिति बनेगी। और पानी के पैरामीटर को भी बिल्कुल नेचुरली पानी की जो पैरामीटर्स हैं उनको तो वो निश्चित तौर पे प्रभावित करेंगे। जो पैरामीटर्स हमारे 3 साल बाद 4 साल बाद जाके बिगड़ने थे, जो मछली की एक्सक्रीटा की वजह से बिगड़ने थे, वो हमने किसी और एक्सक्रीटा को तालाब में डाल दिया और उसकी वजह से पहले साल ही बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने। प्लैंटन के बारे में बताया, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि ये कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हमें बेनिफिट देते हैं। हाँ, देखिए सर, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो प्लैंक्टन्स बहुत तरह के हैं, लेकिन मोटा मोटा हम 2 प्लैंक्टन्स को जानते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन। इसके अलावा बहुत सारे प्लैंक्टन, बैंथोज हैं जो बड़े प्लैंक्टन्स हैं, हाँ, क्लेडोसिरा, बहुत सारे प्लैंक्टन्स हैं जो
प्लैंक्टन्स हम मछली के लिहाज से सही देखते हैं वो है फाइटोस और जूप्लैंक्टन। लेकिन जो हम देखते हैं हर रोज की दैनिक गतिविधियां जो हम परखते हैं फार्मर्स बहुत जल्दी फाइटोप्लैंक्टन्स को बढ़ा देता है, क्योंकि उनका टोटल एम्फेसाइज गोबर डालना, यूरिया डालना या पोल्ट्री का गंद डालना रहता है, जिससे फाइटोस बढ़ जाते हैं और जूप्लैंक्टन बहुत कम उनके तालाब में पनपते हैं। और ऐसा भी रहता है कि हम बहुत सारी मेडिसिन तालाब में डालते हैं जिसकी वजह से जूप्लैंक्टन हमारे तालाब में जैसे ही पैदा हुए हमने किसी प्रकार की MnO4 डाल दिया जी, हमने उसके अंदर फैलम डाल दिया, चूना डाल दिया और कोई डिसइंफेक्टेंट डाल दिया, उससे वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, फाइटोस बढ़ते रहते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो इसमें जैसे जूप्लैंक्टन को बढ़ाने का क्या तरीके हो सकते हैं? जूप्लैंक्टन्स कोई भी प्लैंक्टन्स है उसका उनका बढ़ना सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर पर डिपेंड करता है कि पानी के अंदर फर्टिलाइजर कितना है, पानी के अंदर खुराक कितनी है, मिनरल्स कितने हैं, खुराक कितनी है, वो सारी उसकी बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि हम जो दैनिक गतिविधियां करते हैं, जो हम डालते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, हम एक्सपर्ट से कम पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अपने जूप्लैंक्टन्स को निरंतर मारते रहते हैं, जिससे फाइटोस ज़्यादा होते हैं और जूप्लैंक्टन कम रह जाते हैं। ठीक है सर, जैसे अब हमने हमने पॉन्ड की पूरी तरह से तैयारी कर ली है, तो अब हम उसमें सीडिंग कर रहे हैं, तो 1 एकड़ के हिसाब से या 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमें कितनी सीडिंग करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में? बहुत बढ़िया सवाल। आप ये देखिए 1 हेक्टेयर का एरिया आपके पास है, वाटर एरिया, उसमें आप 1 करोड़ स्पान लगा सकते हैं, मोटा मोटा 1 करोड़ आप स्पान लगा सकते हैं। उसमें से सर्वाइवल 20 से 25% रहता है फ्राई का, यानी कि आप 20 से 25 लाख फ्राई लगा सकते हैं। अगर फ्राई स्टॉक करना चाहें तो 20 लाख 25 लाख फ्राई स्टॉक कर सकते हैं। फिंगरलिंग की बात अगर करें तो अगर आपने उसके अंदर सिर्फ मछली को रियर करना है, आपके पास 3 इंच 4 इंच साइज की फिंगरलिंग है, आपने उसको रियर करना है, तो 1 हेक्टेयर के अंदर 90,000 1 लाख फिंगरलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को सारी जितनी भी सजेशन है उससे हट के बोल रहा हूँ। उसका कारण है, अगर मेरे से आप ये पूछें कि कितना बीज डालें जो 1 किलो का साइज लेगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि 10,000 फिंगरलिंग काफ़ी रहेंगी। अगर रिकमेंड 10,000 करता हूँ तो सर्वाइवल कितना रहता है जी, बहुत सारे दुश्मन है, पीएच, बिगड़ते सारे पैरामीटर्स, ठंड, सर्दी, कीट, पक्षी, उसके अलावा कछुआ, मेंढक, सांप, गो, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं जो हर रोज घात लगा के सुबह के समय हमारे बच्चे को खाते हैं। तब खासकर जब हमारे तालाब के अंदर DO लेवल कम रहता है, बच्चा बेहाल होता है, उस टाइम उस पर अटैक करके आसानी से खा लेते हैं, हम देख भी नहीं पाते कि हमारे तालाब से बच्चा गया कहाँ। तो उस सूरत में स्टॉकिंग ज़्यादा हो, इंतजार ना करें कि 1 किलो की मछली होगी तो बेचूंगा, 300 ग्राम से बेचें। 3 टायर सिस्टम अपनाएं, साल के अंदर फसल 3 तरह की निकाल लें। कभी आप फिंगरलिंग निकाल लें, उसके बाद 100 ग्राम की बेच लें, 300 ग्राम की बेच लें, बच जाए तो बड़ी मछली का सेल कर लें। ठीक, तो इससे हमारी रेगुलर इनकम बनी रहेगी और जो लोड था तालाब के ऊपर वो भी समय समय पर कम होता रहेगा। ठीक है सर, और एक जैसे अब आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के लिए हमें किन किन मतलब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और उनके बचाव किस तरह से करने चाहिए? सर देखिए, बीमारियां और सर्दी इनका बहुत नज़दीकी संबंध है जी। जैसे सर्दियां आएंगी, आपने पहचान कैसे करेंगी सर्दियां आ चुकी हैं? सबसे बड़ा सवाल, पहचान कैसे करेंगी सर्दियां आ चुकी हैं? देखिए सर, बहुत सिंपल है। मछली को अगर आप फ्लोटिंग फीड दे रहे हो, हर रोज दे रहे हो, मछली निरंतर आ रही है, खा रही है, जब तक मछली पानी की सतह पे आके फीड दे रही है तब तक सर्दी नहीं है। जिस दिन आपकी मछली फीड खाने के लिए ऊपर नहीं आ रही, आप मान लीजिए उसको ऊपर ठंड महसूस हो रही है, फीड देने नहीं आएगी।
तो वो उस दिन से सर्दियों सर्दियों का आगाज है मोटा मोटा। सर्दियां आई, सर्दियां आते ही आपने उसके अंदर सैनिटाइजर, आप बेंजालकोनिन क्लोराइड बीकेसी, उसके अलावा एंटीबायोटिक, समय समय पर 2 कोर्स एंटीबायोटिक के कर दें, 2 कोर्स आप एंटी फंगल कर दें, और उसके अलावा बीच बीच में एंटी पैरासाइट जरूर देते रहें। क्योंकि होता क्या है, सर्दियां जैसे आएंगी सारी मछली अपने आप को अपनी बिहेव छोड़ के, अपना बिहेवियर भूल के उस जोन में जाएगी जहां पर टेम्परेचर थोड़ा बेटर है, और वहां पर जाके वहां की मछलियों के हैबिट को भी प्रभावित करेगी, उसकी अपनी हैबिट तो प्रभावित हो ही रही है। जहां पर भी थोड़ी मछलियां रहनी थी, जहां सघनता कम थी, वहां सघनता बढ़ रही है। जब सघनता बढ़ेगी तो वहां पर बहुत सारी बीमारियों के आने की संभावना बढ़ेगी। सबसे पहली संभावना मछलियों के अंदर जो आएगी वो पैरासाइट की रहेगी। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जुए हैं, एंकर वॉर्म है, आप अभी बात कर रहे थे हम हुकवॉर्म है, ये सारे वॉर्म्स आएंगे। जब ये आएंगे मछली को पकड़ेंगे तो उसके बाद आप इनका इलाज कर दें तो बेटर, नहीं करें तो मोर्टेलिटी रहेगी। अगर इलाज कर देते हैं तो इलाज करने के बाद कभी ना भूलें वहां पर एंटी फंगल ट्रीटमेंट करना, कभी ना भूलें 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके कटे का जो निशान है वो थ्रस्ट एरिया है बैक्टीरिया की बढ़ोतरी के लिए, थ्रस्ट एरिया फंगस के लगने के लिए। तो आपने ये निश्चित तौर पे करना है कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करना। तो ये सर्दियां शुरू होने के साथ में ही सर्दियां शुरू होते ही कर दें, और जरूरत पड़े तो जैसे सर्दियां जाने वाली हों जनवरी के लास्ट वीक के अंदर, तब एक बार कर दें। 2 बार ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो कुछ और हमें डालना चाहिए, जैसे हम फीड तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा ग्रोथ के लिए कोई और आप रिकमेंड करेंगे? देखिए सर, फीड अगर आपकी संतुलित है, अगर आपकी फीड बैलेंस्ड है, प्रॉपर फार्मूला है। हम करते क्या है, हमारे बहुत सारे किसान भाई, मक्का सस्ता मिलता है आजकल, मक्का आपका आज 12 रुपये किलो 10 रुपये किलो है, वो मक्का डाल रहे हैं। लेकिन मक्का डालना मछली को मेरे ख्याल से कोई बेहतर नहीं है। उसके अंदर क्रूड प्रोटीन कितना है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फीड के अंदर सीपी का लेवल, क्रूड प्रोटीन का लेवल कम है, तो आप अपने तालाब के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक लोड बढ़ाने का काम कर रहे हो, गंदगी बढ़ाने का काम कर रहे हो, उसको फीड नहीं दे रहे। प्रॉपर फीड दें। क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो है वो आपकी 24, 26, 28, 30 ये बनी रहे। ठीक है सर। और एक जैसे साहब कुछ लोग मंगूर का कल्चर करते हैं, तो मंगूर में थोड़ी इन्फेक्शन ज़्यादा रहती है। वैसे तो देखें मंगूर का कल्चर बैन है, मंगूर कल्चर ना करें, इलीगल है। हमारी इंडिजिनस वैरायटी को बहुत सारा खतरा है उससे, ठीक है। लेकिन देसी मंगूर का कल्चर होता है। तो इन्फेक्शन की अगर संभावना इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि हम करते क्या हैं कि हम किसी भी स्लॉटर हाउस में गए, किसी कटीक के पास गए, वहां से गंदगी जो उसने ड्रमों में भर के रखी हुई है, जहाँ कोई सैनिटेशन नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नहीं, मतलब सफाई नहीं है, वहां से ड्रम उठाए, गाड़ी में लोड किए, ले आके तालाब में डाल दिया। क्या रहता है कि जब आप उस मीट को वहां से दे के आए और जब उसको प्रोसेस करें, क्रश करें, तो क्रश करने के दौरान उसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट जरूर कर दें। होता क्या है, जब आप अमूमन पोल्ट्री से जब आप लेके आते हैं, मरा हुआ मुर्गा लेके आएंगे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मरा क्यों। हो सकता है किसी बैक्टीरिया की वजह से मरा हो, किसी फंगस की वजह से मरा हो, या कोई और बीमारी उसको रही हो। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस करते समय उसका ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लाइफ स्टॉक को वो बीमारी ट्रांसफ़र ना करें। जी। और एक जैसे किसान भाई नेटिंग कराते हैं, तो उसके दौरान भी कई बार देखा है कि दूसरे तालाब की इन्फेक्शन उधर शिफ्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ बचाव करने चाहिए। बिल्कुल सर, कोशिश करें कि आपके पास नेटिंग की पार्टी एक ही हो, जी, आपके विश्वास पात्र हों। आपको ये बता दें कि जो कल या परसों या उससे पहले कभी नेटिंग करी थी, जहाँ पर जिस तालाब में नेटिंग की थी, तो वहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं था। ट्रांसपेरेंट अगर वो बंदे हैं तो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी मैं फलां दिन वहाँ गया था, उस तालाब में मछली मर रही थी,
मैंने नेटिंग की थी, मेरे तालाब के अंदर हो सकता है वहाँ से किसी प्रकार के स्पोर साथ आए हों, जी उसका ट्रीटमेंट लाल दवाई से ज़रूर कर दें, एंटी फंगल से ज़रूर कर दें, ताकि जहाँ जिस कोने में उस तालाब को जाल को डाल रहे हैं वहाँ पर आप वो दवाई डाल दें, KMNO4 डाल दें, वो वहीं पर ही वो सारे का सारा जो भी बैक्टीरिया है वहाँ पर कुछ हद तक रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर। एक दिलबाग सिंह जी, जैसे फार्मर अगर कुछ हैचरी से बच्चा लेके आते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स का ब्रूडर का नहीं पता होता, तो वो लेके आने के बाद में क्या पता वो बीमार हैं, आते ही लगते नहीं हैं, मतलब मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बारे में भी किसान भाई को जानना जरूरी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे किसान भाई जिनसे हमारा हर रोज का वास्ता रहता है, उनका जब बच्चा खरीदना होता है ना, उनका एक ही सिंगल मोटिव ये होता है, बच्चे का साइज। बच्चे के साइज के अलावा भी जानना बहुत कुछ ज़रूरी है कि जो बच्चा आपके पास है, आपके सामने है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको फीडिंग प्रॉपर मिली या नहीं मिली, जब उसकी पैकिंग हुई आपके पॉलिथीन में टूट तो नहीं रहा, वो मर तो नहीं रहा, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी है, वो मूवमेंट कैसी कर रहा है। उसके अलावा आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिस हैचरी से आप ये बच्चा लेके आए हो, उस इंसान ने जिसने आपको वो बच्चा दिया है, उसने किस प्रकार के ब्रूडर्स का चयन किया है आपके बच्चे के लिए। ऐसा ना हो कि वो अंडर साइज बच्चा हो, अंडर साइज ब्रूडर्स हों, अंडर साइज, अंडर वेट, अंडर एज, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको ना मिला हो। ये सारी बातें आपने ख्याल करनी है। जब कहीं हम डवार्फ वैरायटी के पेरेंट्स का बच्चा लेंगे, छोटी कदकाठी के बच्चे का पेरेंट्स का बच्चा लेंगे, तो उसकी ग्रोथ की संभावनाएं क्षीण होंगी, इम्यूनिटी भी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी। उतनी जल्दी, जितनी जल्दी हम जिस FCR पे हम बच्चे को ग्रो करवाना चाहते हैं, उस FCR पे बच्चा ग्रो नहीं करेगा। एक टाइम आएगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, हम लोग परेशान होंगे और फिर हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं होगा। टोटल नुकसान है, टोटल लॉस है। विश्वास पात्र से ही बच्चा खरीदे, मतलब कि आपका जहां से बच्चा आपने चयन करना है खरीदने के लिए, वो ठिकाना एक हो, पार्टी आपकी एक हो, ताकि उसके ऊपर रिलाई किया जा सके, विश्वास किया जा सके। दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे आशा है कि इस जानकारी से किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा और आगे निकट भविष्य में भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।